नरसिम्हा राव की सरकार में वर्ष 1991 से 96 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे रामलाल लाही, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी सोची समझी रणनीतिक तहत लिए गए फैसले आज भी लोग खासकर राजनीति के महारथी याद रखते हैं। जी हाँ, सीतापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले रामलाल लाही, उन्हीं के पुत्र जो इस समय जेल राज्य मंत्री हैं, और इनकी सोच का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ये बचपन से ही ऊंची उड़ान यानी एक सकारात्मक सोच के साथ देश और समाज की सेवा करने का जज्बा लेकर चलते रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेल राज्य मंत्री सुरेश राही जी से। सुरेश राही जी के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि जेलों में जो सुधार देखने को मिल रहा है, यानी यूपी से माफिया राज खत्म हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहाँ श्रेय है, वहीं जेल में जो डिसिप्लिन का माहौल बना है उसमें इनका काफ़ी योगदान है। आइए आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जेल राज्य मंत्री सुरेश राही जी से। सर, दर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले बताएं। देखिए, हमारे पिताजी एक बहुत साधारण परिवार से निकले थे और 20 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य बने और उससे पहले उन्होंने एक सरकारी नौकरी भी की थी मलेरिया विभाग में। तो उस समय मलेरिया विभाग में हालात ये थे कि दवाओं का थोड़ा सा हेराफेरी हो जाती थी, जो उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने अधिकारी थे उनकी शिकायत भी कर दी और उसी दिन रिजाइन भी कर दिया कि हमें आगे ना फंसा दे। तो इस तरीके से कि दबते नहीं थे किसी से, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका खुल के विरोध करते थे। उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य बने। किस ईयर की बात है? ये बहुत पहले की बात है, ये 66-65 की बात है ये। और उसके बाद वो विधायक बने हर गाँव से, जहाँ से आज मैं विधायक हूँ। जी, और वहाँ से 2 बार विधायक रहे। उसके बाद 4 बार सांसद रहे मिश्रिक लोकसभा से, केंद्रीय मंत्री भी रहे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। मुख्य रूप से हमारे पिताजी को आगे बढ़ाने में हमारे जनपद के ही फ्रीडम फाइटर रहे बाबू ताराचंद महेश्वरी जी, जो उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने प्रथम बार में उनको 1969 में विधानसभा का टिकट दिलाया था और पिताजी उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। उसके बाद बाबू ताराचंद महेश्वरी जी ने हमारे पिताजी को हमारे परम आदरणीय हेमंत रंजन बहुगुणा जी को सौंपते हुए कहा कि ये लड़का मैं तुमको दे रहा हूँ और इसको जैसे मैं हूँ उसी तरीके से ये भी आपके साथ रहेगा, विरासत आगे बढ़ी। और पिताजी को बहुगुणा जी हमेशा अपने बेटे के तरीके से मानते थे। सुनने में आया कि आपके पिताजी के जो गुरु थे उनका मूर्ति के अनावरण वगैरह भी। जी, हमारे पिताजी ने अपने दोनों गुरुओं की मूर्ति अपने जनपद में लगवाई और प्रतिवर्ष हमेशा उनकी पुण्यतिथि पे और जन्मदिन पे हमेशा माल्यार्पण करते थे और लोगों को बुला के आयोजन भी कराते थे। आप को देखा जाए तो एक पारिवारिक माहौल जो है बचपन से एक राजनीति का रहा है, यानी रुझान आपका ये भी रहा कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, अपने पिताजी के नाम को रोशन करें, जैसे कि ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ते रहे। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सोच है कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो। तो आप कैसे राजनीति में आए और क्या सोच करके आप अपना काम कर रहे हैं? देखिए, चूँकि मैं पिताजी के साथ ज़्यादा रहा और उनको देखते थे उस समय, तो मन तो अंदर से करता था कि हम भी कुछ करें राजनीति में। लेकिन चूँकि पिताजी की तरफ से हमारे बड़े भाई ही उस समय विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, 1996 में विधायक बने, तो मैंने अपना इरादा त्याग दिया और मैंने कहा व्यापार वगैरह में अपना काम करूँगा। लेकिन हमारे बड़े भाई एक बार ही विधायक रह पाए, उसके बाद 2-3 बार वो विधायक चुनाव हार गए। फिर एक बार हम लोग बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग राजनीति में आगे बढ़ें, कुछ किया जाए राजनीति में। क्योंकि समाज सेवा में लगातार कर ही रहा था, चूँकि पिताजी के साथ था, उनको देखते हुए समाज सेवा के कार्य में अक्सर करता रहता था। और एक बार मैं अपने पिताजी के साथ जो गंदा पानी है, जो जिसमें शुगर फैक्ट्री में गंदा पानी बहती थी, उसके अंदर मैं उनके साथ 26.5 घंटे पानी में बैठ भी चुका था। 26.5 घंटे? 26.5 घंटे में पानी में बैठा था उसमें। तो धीरे धीरे मन में आया कि हमको भी कुछ आगे करना चाहिए, परंतु मेरा इरादा कुछ और था करने, क्योंकि मैं कांग्रेस में मैं देख रहा था उस समय कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्य बढ़िया नहीं हो रहा था और एक अलग सा वहाँ पे व्यवहार हो रहा था जो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका कोई
राष्ट्र से कोई नाता है, सिर्फ एक राजनीति से उनका लगाव था लोगों का वहाँ पे। लेकिन आपके पिताजी तो कांग्रेस सरकार। हमारे पिताजी ने कई बार बड़े नेताओं को लिखा कि हम लोग जमीन से बात नहीं कर रहे हैं, जमीन से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को लोगों ने नहीं सुना। फिर वो भाजपा में भी आ गए थे। हाँ, वो भाजपा में आए थे, लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद, अच्छा, जीतने के बाद चुनाव में आए थे। तो मेरा भी मन भी थोड़ा खिन्न था कि ये लोग कोई ज़मीनी कार्य नहीं करते हैं, इनका कोई राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, और जो कि जिसके पिताजी हमारे घोर विरोधी रहे। तो फिर मन में आया कि कोई दूसरा दल देखा जाए। तो हम लोगों ने कई दलों में देखा, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जब मैं घुसा, अंदर देखा मैंने, तो मुझे लगा एक इनकी कोई नीति है, विचारधारा है। सबसे बड़ी चीज़ थी कि राष्ट्र धर्म की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, समाज सुधारने की बात करते थे, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने की बात करते थे। फिर संघ में भी गया, लोगों से मिला, वहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तो जाति का कोई नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी चीज़ है, जिसके बारे में मैंने सुन रखा था बड़ा गलत है। और जब मैं स्वयं अंदर गया तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल अलग यहाँ पे दुनिया है, जहाँ जाति प्रथा है ही नहीं अंदर कोई। तो मुझे लगा मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ आज। और संघ को देखते हुए मुझे बड़ा बड़ा आनंद आया, और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँगा, जहाँ एक विचारधारा है, राष्ट्रभक्त की, देशभक्त की है, समाज के प्रति कुछ वो हैं। तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जब भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की तो मेरे पिताजी इतना मुझसे नाराज़ हुए कि मुझे 2 साल घर से बाहर रहना पड़ा। ऐसा क्यों? उन्हें नहीं पसंद थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद नहीं थे। तो उन्होंने मुझे 2 साल मैं घर से बाहर रहा। फिर दूसरे लोगों के समझाने पे बोले भाई आप अपनी राजनीति करो, उसको अपनी करने दो, और आपका ही बेटा है। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे घर में आने की परमिशन दी। मतलब विचारधारा की लड़ाई घर में भी चलती रही। हाँ, विचारधारा की लड़ाई घर में चलती रही। हालांकि वो हमसे कभी सहमत नहीं रहे, क्योंकि जब वो कांग्रेस की बात करते थे तो मैं बीच में बोल देता था कांग्रेस ने क्या किया है, तो मुझे डांट देते थे कि नहीं ये गलत बोल रहे हो तुम, तुम्हारी विचारधारा बदल गई है, तुम बहुत गलत बोलते हो। हालांकि बाद में कहते थे ठीक है, अच्छा बोलते हो। लास्ट में बेटा ही जीता। हाँ, बोलते भी थे ये, तुम्हारा ठीक है, कम से कम तर्क देते हो, अच्छी बात है। और हमसे भी बोल देते हो, तर्क देते हो। तो बाद में प्रसन्न होते तो उस समय डांटते थे, लेकिन बाद में मुझे हमेशा कहते थे कि ठीक है, तुम्हारी तर्क शक्ति ठीक है, बोलना चाहिए। तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा हमेशा। और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के आदर्शों पर चल रहा हूँ। जो उन्होंने सिखाया मुझे है, जो मुझे मंत्र दिया है राजनीति का, वही मंत्र मैं लेकर चल रहा हूँ। जिस मंत्र का उन्होंने अपने गुरु से लिया, आदरणीय बाबू ताराजी महेश्वरी जी से, आदरणीय हेमंत इंद्र बहुना जी से, उसी मंत्र को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वो मेरा पूरा प्रयास है कि समाज में एक अच्छा माहौल बने, जो कुरीतियाँ थी सब दूर हों, हम लोग लगे हुए हैं, भेदभाव भ्रष्टाचार खत्म हो, हम लोग उसी में लगे हुए हैं, और उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैं अपना कार्य करता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियों से बड़ा प्रभावित है, इसमें जो पॉलिसी है कि सर्वधर्म एक है, तो आपको सबसे बेहतरीन लीडर नेता कौन लगता है भाजपा? देखिए, अटल जी उस समय भी हमको लगते थे जब कांग्रेस में थे, और आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं। जो उनकी विचारधारा थी उनका कोई मोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है, और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। और इस समय जो है हमारे जो एक नई दिशा दी हमारे देश को है, एक जो नई गति दी है देश को, जो विकास का रथ एक बढ़ा है आगे आज आदरणीय मोदी जी के द्वारा, जिनको पूरी दुनिया मान रही है कि हाँ उनके अंदर कोई सोच है, कोई व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को पूरी दुनिया लोहा मान रही है, और कहते भी लोग हैं। तो आज मैं उनको देखते हुए रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर हूँ। अच्छा सर, आप जेल राज्य मंत्री, तो जेलों में पहले ये धारणा था कि माफिया जेल को आरामगाह समझ के वहाँ जाते हैं, सारे अंदर से पूरा उनका सिंडिकेट चलता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से खत्म हो गया। अब माफिया यूपी छोड़ के भाग रहा है, और जेल के सलाखों में भी जो हैं तो ये खौफजदा उनके वो है, डरे हुए हैं कि कहीं गलत किए तो नाप ना दिया जाए। तो ये माहौल बनाने में आप लोग क्या दिक्कतें आई और कितना समय लगा? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, ये जेलों में जो पहले माहौल था वो किसने बनाया? क्योंकि उस समय के जो राजनेता थे, क्षेत्रीय आयोग के लोग जो थे, खासकर उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, वो सब स्वयं अपराधी थे,
और उनके माफियाओं से गठजोड़ रहे। 5-6 महीने बाद वो स्वयं जेल चले जाया करते थे। तो उन लोगों ने इस हिसाब से बना रखा था जेलों को, जब वो जेल जाए तो उनको समस्या ना आने पाए। और माफिया लोग से बिना उनके काम चलता नहीं था, तो जेल में माफिया अगर आते जाते रहे, उनकी व्यवस्था बनती रही, इसलिए उन्होंने जेलों का माहौल ऐसा बना रखा था कि माफियाओं को लगता ही नहीं था हम जेल में हैं, और राजनेताओं को जो जेल जाते थे उन्हें भी नहीं लगता था हम जेल में हैं। तो ये अफरा तफरी जो बना रखी थी, भ्रष्टाचार फैला रखा था जेलों में, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से दूर करने का कार्य किया है, हमारे बड़े मंत्री जी, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री जी हमारे जो हैं आदरणीय धर्मवीर जी, और हमने मिल के जो एक कार्य किया है, उसमें जेलों में जो सुधार का कार्य हुआ है, ये सभी का सहयोग रहा है। उनके निर्देश पे जो हमारे वरिष्ठ मंत्री निर्देश हमको देते हैं, हम लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। माहौल तो बहुत स्वस्थ है, सकारात्मक माहौल जेलों में है। इस समय जो माहौल जेल में चल रहा है बहुत अच्छा माहौल है, कहीं कोई अराजकता नहीं, कोई माफिया राज नहीं है। जो बंदी जेल में गए हैं, बड़े बड़े माफिया जेल में समय हैं, उतरा में हमाम ही कर रहे हैं, उन्हें कोई वहाँ पे कोई वीआईपी सुविधा नहीं मिल रही है, आम कैदी की तरह वहाँ पे हैं। यही होना चाहिए, और कैदी हैं वो, उनको जिस तरीके से रखा जा रहा है उसी तरीके से रखा होना चाहिए था पहले भी, लेकिन पहले चूंकि माफियाओं नेताओं के गठजोड़ थे, इस वजह से उनको सुविधाएं मिलती थी। अब ऐसा नहीं रहा है। हमारा कोई भी सांसद विधायक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हो, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, कभी ऐसा कोई भी नहीं आती बात कोई है। अच्छी बात है। हाल ही में अब रक्षाबंधन और 15 अगस्त है, तो इस समय जो जेल में सजायाफ्ता कैदी हैं, उनकी भी बाहर बहनें हैं, तो क्या कुछ ऐसा व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं कि वो अपने भाइयों को जो जेल में बंद है राखी बांध सके? देखिए, हमने अपने वरिष्ठ मंत्री से परामर्श लेके एक सूचना हमने भिजवाई थी कि रक्षाबंधन के दिन जो हमारी बहनें आती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने आती हैं, पूर्व में थोड़ी सी समस्याएं आती थी, हपादापी हौच पौच मची रहती थी, उसको दूर करने के लिए उसको क्रम से एक व्यवस्था की जाए राखी बांधने की, ताकि उनका समय ना नष्ट हो, हपादापी ना मचे। तो एक स्लॉट बनाया जाए कि ये इतने बजे जाएंगे, इतने बजे, ताकि हमको मालूम हो कि मेरा नंबर 12 बजे आएगा, तो निश्चिंत होकर अपना इंतजार करें। ऐसा ना हो कि उनका नाम बुलाया जाए और उनका समय निकल जाए। तो इसलिए एक स्लॉट बनाने की बात कही गई थी, स्लॉट बना दिया जाए तो हमको पता होगा कि हमको इस समय जाना है, तो उनको भी धैर्य के साथ अपना बैठे रहेंगे। और एक थोड़ा सा हमने कहा था कि अगर वो आते हैं, बैठते हैं, 4-5 घंटे का इंतजार होता है, तो उनको अगर चाय नाश्ता मिल जाए तो एक अच्छा रहेगा, अच्छा संदेश जाएगा। चूँकि हमारी सरकार का एक वही रहा है मंत्र जो है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो एक जो विश्वास है वो एक कायम रहना चाहिए कि हाँ सरकार हमारे साथ है, भले हम कैदी हैं, लेकिन वो एक विश्वास कायम रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि रक्षाबंधन ऐसा पर्व है कि अगर भाई की कलाई सुनी है तो बहन को भी खलता है, जो इस बार आप लोग दूर कर रहे हैं। जी जी। 15 अगस्त को लेकर सर क्या तैयारी है? देखिए, 15 अगस्त को पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। समय समय पर कई कार्यक्रम हुए हैं, जनपद में हुए, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर भी किए, गाँव स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना ही चाहूँगा, इससे पहले कांग्रेस के समय की बात करूँगा तो 15 अगस्त और 26 जनवरी लड्डू और टॉफी के अलावा कभी कुछ नहीं है। इसके अलावा लोगों ने इसको छुट्टी का दिन समझ लिया था, कभी इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखा ही नहीं। एक प्रतीकात्मक बना लिया कि हाँ ये करना है, 8 बजे पहुँचना और 9 बजे घर जाना है। जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, हम लोग तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। और चूंकि एक आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो पूरे साल हम लोगों ने मनाया है और पूरे देश ने देखा, पूरे देश के लोगों का सहयोग रहा है और सबने बड़ी जो हम लोगों ने वो की है, पूरा सपोर्ट मिला हमको है। और उसी को देखते हम लोगों ने ये तय किया था कि हर घर में झंडा लगना चाहिए। देखिए, जब हमारा झंडा हर घर में लगेगा, चूँकि झंडा लगाने का प्रावधान भी बदल गया है, नियम भी कानून बदले गए हैं, यदि हर घर में एक झंडा लगता है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रभक्ति सोच जरूर, विचारधारा जरूर जन्म लेगी, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक बदलाव जरूर आएगा राष्ट्र के प्रति कि हम यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, हम यहाँ पे ये अपराध ना करें, हम उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। ये जब तक राष्ट्रभक्ति के अंदर नहीं आएगी, आप ये सोच नहीं बदलेगी। और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है, और इस सोच को हम जनसाधारण लोग इस समझ ये बात आ रही है कि हम इस तरीके से अगर आयोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अच्छा विचार आएगा
देश के प्रत्येक विचारधारा बदलेगी हमारी। हम अपने जो हमारे लड़ाई झगड़े आपस के होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। 100%। हम सरकार की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझेंगे। हर चीज़ हमारी, हम जब हम अपनी जिस दिन हम समझ लेंगे हमारी चीज़ है तो उस दिन हमारे अंदर बदलाव जरूर आ जाएगा। हम उसकी रक्षा करना समझ, अभी हम सरकारी चीज़ समझ के उसको नुकसान कर देते हैं। सरकारी बसें हैं, सरकारी आग लगा देते हैं, ईटा पत्थर मार के तोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों में बदलाव आएगा, जरूर आएगा। जिस दिन झंडा लगा होगा गाड़ी के ऊपर, नई झंडा, उस पर ईटा नहीं मारने। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रभक्ति की धारा जरूर बहेगी और इसके बाद निश्चित रूप से जनमानस के अंदर एक जरूर बदलाव आएगा। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रभक्त की विचारधारा को लेके आना। सर वो माहौल तो बन गया है, पूरे देश में देखने को वो माहौल बन रहा है और बनेगा। और एक नई सोच, एक नया भारत जो इस समय तैयार हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। सर आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, खेत खलिहान का भी आनंद उठाए हैं। आप सुना इस सीतापुर में कोई लहरपुर है तहसील, वहाँ पे बंजर पड़ी जो ज़मीनें हैं, ग्राम प्रधान के ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं उस पर शायद गायों के लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे। क्या ऐसे प्लानिंग किया? देखिए, सरकार ने प्रयास किया कि गौशालाएं बन जाएं। कई जगह गौशालाएं बनी हुई हैं, कई जगह छोटी छोटी गौशालाएं बनी, लेकिन इन छोटी गौशालाओं से कार्य नहीं चलेगा क्योंकि गायों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आज भी ग्राम पंचायतों में सैकड़ों बीघा ज़मीन पड़ी हुई है चारागाह के नाम पर, बंजर भूमि के नाम पर ज़मीनें बहुत पड़ी हुई हैं। चूँकि गौशाला अगर बननी है तो उसमें एक सीमा है कि इतनी गाय इतनी जगह पर रह सकती है। तो हमें बड़ी गौशालाओं के लिए एक बड़ी ज़मीन चाहिए थी। यदि बंजर भूमि में मैंने प्रस्ताव भेजा है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जो बंजर पड़ी जो हमारी भूमि है, यदि उस पर हम गौशाला बना देते हैं तो यदि वहाँ पर गाय रहेंगी, गौमूत्र और गाय के गोबर से कुछ समय बाद वो भूमि भी ठीक हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। और जो चारागाह हैं उन चारागाहों में हम गायों के लिए चारा उगा सकते हैं। तो दोनों बंजर भूमि और जो चारागाह है उनका इस्तेमाल हो जाएगा। चूँकि चारागाह पे बहुत लोगों ने कब्जा कर रखा है तो चारागाह भी हमारे मुक्त हो जाएंगे और वो काम भी आ जाएंगे हमारे। तो ये एक मैंने प्रस्ताव भेजा है कि इन बंजर भूमि पे गौशाला बन जाए। कितने बीघा? हर गांव में लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 एकड़, 50 बीघे, 60 बीघे ज़मीन बंजर भूमि कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। चारागाह भी 25, 30, 40 बीघे पड़े हुए हैं। क्योंकि पहले अगर आपको ध्यान होगा तो गांव में जो हमारे गौवंश या जो भी अन्य पशु होते थे वो चारागाह ही जाते थे चरने के लिए। वो घर पे नहीं बांध रहते थे पूरा दिन। वो जानवर सुबह खोल दिए जाते थे, सुबह 6 बजे आते थे चरवाहे और अपने आप खोल लेते थे और लेके चले जाते थे। वो चारागाह में चरते थे। अब वो चारागाह चूँकि लोगों के अवैध कब्जे हो गए वहाँ पे, तो इससे वो अवैध कब्जे से चारागाह भी मुक्त हो जाएगा और जो एक समस्या हमारी आई है पशुओं के चारे की वो भी दूर हो जाएगी। सर जैसे गौशाला की बात कर रहे हैं आप बनाने की, तो गौशाला में देखा जाए तो अगर यूपी की बात करें तो बहुत से गाय जो है रख रखाव के अभाव में दम तोड़ दे रही। इस पे आपकी नज़र कभी पड़ी है, कुछ सोचे इसके बारे में? देखिए, नहीं, रख रखाव जहाँ भी हमारे गौवंश हैं पूरी तरीके से हो रहा है। उनकी पूरी देखरेख की जाती है, डॉक्टर नियमित रूप से जाते हैं जांच करने हैं। चारे की व्यवस्था हो रही है, हालांकि अभी इस समय हरे चारे की थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भूसा इस बार खरीदा गया है। लोगों से हम लोगों ने अपील भी की है और अपील इस समय कर भी रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं भूसा दान कर दें। कि बहुत बड़े बड़े काश्तकार हैं, सिर्फ फसल ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो उन लोगों से हम लोगों ने अपील की है कि भूसा दान करें और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। सर आप सीतापुर से, सीतापुर की एक शान थी, अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश काल की एक फैक्ट्री थी जो बंद हो चुकी है। मेसा से प्लाईवुड प्रोडक्ट करके थी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था अपने समय में, और एक समय था कि देश विदेश में उसके माल सप्लाई होते थे। वो इंडस्ट्री बंद है, उसको चालू करने के लिए कोई प्लानिंग चल रही है आप लोग की तरफ से? देखिए, काफ़ी समय पहले ये प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई थी और अपने ज़माने में इस प्लाईवुड फैक्ट्री से जो प्लाई जाती थी पूरे एशिया में जाती थी। इसकी बहुत डिमांड थी और बहुत मजबूत प्लाई थी। आज भी जहाँ लगी होगी, मतलब आज ही मजबूती के साथ वो प्लाई लगी होगी। समय पे बंद हो गई और चूँकि समय वहाँ पे सीतापुर से मंत्री भी हूँ तो मेरा प्रयास ये है कि यदि उस फैक्ट्री को पुनः चालू करा पाऊँ तो
तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो कर्मचारी वहाँ पे थे उनको रोज़गार भी उपलब्ध हो जाएगा। आज भी वहाँ पे यूनियन लगभग 300-400 वर्कर उस समय वहाँ पे थे, इस समय भी हैं। तो अगर उनके परिवार के, उनके बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सीतापुर के लिए। तो आपकी कोशिश क्या है? माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा है कि इसको सरकार अधिग्रहण कर ले और किसी उद्योगपति को चलाने के लिए दे सकती है, चूँकि इस समय पीपी मॉडल में भी हो सकता है। चूँकि मशीनें वहाँ काफ़ी थी, ये कुछ मशीनें वहाँ से गायब हो गई हैं, और यदि ये चल जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सीतापुर के लिए रहेगी। तो सरकार की कोशिश कोई पहल दिख रही है सकारात्मक? चल रही है और उसकी बैठकें भी नियमित रूप से हो रही हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि जिलाधिकारी और अन्य तमाम अधिकारी इस पर बराबर बैठक कर रहे हैं। क्योंकि सर इससे दो फायदा, अगर ये वो फैक्ट्री चालू होती है तो एक जो धरोहर सीतापुर का रहा वो मिलेगा, प्लस मेरे ख्याल से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक भी है, बेरोजगार को अगर रोजगार मिलता है सरकार के पक्ष में होगा। तो और आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने यूपी की जनता को? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और आज जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री सभी लोग बोल चुके हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे हर घर पे तिरंगा फहराना चाहिए। और मैं उन्हीं की अपील को दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों से अनुरोध है, 15 अगस्त को हर घर पे झंडा फहराएं और कसम लें कोई ना कोई अच्छा कार्य हम करेंगे। आपने सुना, ये जेल राज्य मंत्री सुरेश राही जी थे, जो सीतापुर के माटी के लाल भी कहे जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये राजनीति में अपने पिताजी के आदर्शों को देखते हुए हैं। भले वो कांग्रेस में रहे हों, लेकिन विचारधारा की लड़ाई बाप बेटों के बीच चलती रही, लेकिन हमेशा जीत बेटे की हुई। और इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करने के लिए जैसे सारे लोग कटिबद्ध हैं, वैसे जेल राज्य मंत्री भी हैं। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।